नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम अभ्यास, जिसका विषय है संस्कृत। परीक्षार्थियों को संस्कृत सब्जेक्ट आमतौर पर जब वो इसका चयन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो काफी हाई स्कोरिंग है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो पूर्व कुलपति हैं उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के, और इन दिनों श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी में अपनी सेवा दे रहे हैं प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अपार हर्ष की बात है कि आपने आज इस कार्यक्रम के लिए अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया, और जो सवाल हमें आए व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर सवाल है, उसके जवाब आप देंगे। लेकिन हमारा जो आज का ये पहला व्याख्यान है संस्कृत पे, वो है हर भाषा की जननी है संस्कृत, और इसे हम पहले सुनेंगे, उसके बाद हम उन सवालों की ओर जाएंगे जो हमारे श्रोताओं के हैं। एक्सप्लेनर सेगमेंट के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई सबसे पुरानी जीवित भाषा है जो अपनी स्पष्टता और सुंदरता के लिए जानी जाती है। ये हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों की एक पवित्र भाषा है। इसीलिए इसकी महान विरासत और सांस्कृतिक आधिपत्य के कारण संस्कृत को कई भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत दो प्रकार की होती है। एक शास्त्रीय वैदिक संस्कृत है जिसमें वेद और पुराण आते हैं। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में लिखी गई थी, जिसमें से व्याकरणिक नियम पाणिनि द्वारा उत्पन्न किए गए थे। उनके वर्णात्मक व्याकरण अष्टाध्यायी में इसका शब्द निर्माण हुआ था। शास्त्रीय संस्कृत बाद में उत्पन्न हुई, जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की है। 18वीं शताब्दी के दौरान संस्कृत ने वैज्ञानिक रूप से भाषा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। बहुत से लोग वेद मंत्रों और श्लोकों के कारण हिंदू धार्मिक साहित्य के संदर्भ में संस्कृत के बारे में सोचते हैं, जो न केवल भारत में बल्कि आज भी दुनिया भर में उपयोग की जाती है। वेद संस्कृत में लिखे गए थे और मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे गए थे। बौद्ध संस्कृत साहित्य में महायान स्कूल और हीनयान स्कूल का समृद्ध साहित्य शामिल है। द्रविड़ भाषाओं के कई शब्द भी संस्कृत से ही बने हैं। संस्कृत ने क्षेत्रों और सीमाओं की बाधाओं को पार किया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत के हर हिस्से ने इस भाषा में योगदान दिया है। कल्हण की राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण मिलता है, जबकि जोनाराज के साथ हम पृथ्वीराज की महिमा को साझा करते हैं। कालिदास के लेखन ने संस्कृत लेखन के भंडार में सुंदरता को जोड़ा है। संस्कृत अन्य यूरोपीय भाषाओं की भी जननी है। वे हैं शास्त्रीय ग्रीक, पुरानी लैटिन, प्रोटो बाल्टो स्लाविक, प्रोटो सेल्टिक, प्रोटो जर्मनिक और अल्बानियाई। संस्कृत भाषा की लिपि, व्याकरण और ध्वनि ऐसी है जिससे मानव शरीर के अधिकांश न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। ये भारतीय संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री। संस्कृत हर भाषा की जननी है। यही कारण है कि भारत की जो प्रमुख भाषाएं हैं, जिनको प्राचीन भाषाओं में गिना जाता है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, इसमें करीब 80-90% तक शब्द संस्कृत के पाए जाते हैं। सर, ऐसा अगर आप किसी विदेशी भाषा के बारे में बताएं जो इंस्पायर्ड हो, जो इससे ली गई हो संस्कृत से। मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी भी और भी जितनी भी भाषाएं हैं, लंका है या आसपास के हमारे जो पड़ोसी देश हैं, रशिया है, कोई भी, जब हम ये कहते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो वहाँ यह हम नहीं कहते हैं कि भारतीय भाषाओं की। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध किया गया है, कई लोगों ने अध्ययन किया है, फादर है, मदर है, लोगों ने कहा कि ये पितर और मातर से बन करके बना है, तो हम समझ सकते हैं। और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि यदि शुद्ध उच्चारण आपको अंग्रेजी का भी करना हो, किसी भी भाषा का करना हो, और संस्कृत का आपने अध्ययन किया है, तो आप उस भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन हमारे पास जो सवाल आए हैं उन सवालों को हम अब लेना शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल। गुरुभ्य नमांसि कोलकातातः कमलः वदामि। गुरवः भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षायां संस्कृतं विषयरूपेण स्वीकरणेन किं सौकर्यं विद्यते? यदि विद्यते तर्हि तत्र कीदृशः
प्रयासः कर्तव्यः। अस्य प्रश्नस्य आशयः अयमस्ति, यदि भारतीय प्रशासनिक सेवायां संस्कृतं विषयरूपेण वैकल्पिकविषयरूपेण गृह्यते तर्हि किञ्चित् सौविध्यं भवति अन्येषां विषयाणां ग्रहणम् अपेक्ष्य। मेरा इनके प्रश्न के जवाब में ये कहना है कि आप यदि संस्कृत विषय भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा मेन परीक्षा होती है, प्रमुख परीक्षा, उसमें लेते हैं जी, या स्टेट सर्विस कमीशन भी कहीं भी, तो बहुत सुविधा होती है। संस्कृत प्राय हर जगह की स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि संस्कृत में चाहे दर्शन हो, चाहे साहित्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे उसका व्याकरण हो, चाहे उसमें लिखे गए आयुर्वेद, महाभारत, रामायण जो भी ग्रंथ हैं, ये सब ग्रंथ तर्क पर आधारित हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं कही गई है जो युक्त न हो। और ऐसी भाषा में लिखे गए ग्रंथों को, ऐसे विषय को लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ, भाषा का ज्ञान होने के साथ साथ, विषय का ज्ञान होने के साथ साथ हमारी तार्किक क्षमता भी बढ़ती है। और प्रशासनिक सेवा में सफलता तो प्राप्त होती ही है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट ये माना गया है। गणित की तरह यह विषय होता है। गणित में जैसे आपको नंबर नपे तुले पूरे मिलते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी मिलते हैं। इसके साथ साथ पूछा है कि क्या सुविधा होती है इसको लेने से, तो केवल परीक्षा में सफलता की दृष्टि से ही लाभ देने वाली यह विषय नहीं है। जब आप प्रशासन कार्य में सफलता के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके प्रशासन के क्षेत्र में भी संस्कृत के जो नीति श्लोक हैं, संस्कृत में जो शिक्षाएं हैं, वो सहयोग करती हैं समाज को संभालने में, विषम परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने में एक अधिकारी के रूप। अगला सवाल रेवती नायर का है और वो पूछ रही हैं कि ये संस्कृत विज्ञान क्या है? विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। तो संस्कृत, जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें तर्क पूर्ण बात न हो, विज्ञान पूर्ण बात न हो। सारी की सारी बातें वैज्ञानिक होती हैं। वह चाहे व्यवहार का ज्ञान हो, चाहे वह समाज से संबंधित ज्ञान हो, चाहे कोई भी ज्ञान हो। आयुर्वेद लीजिए, योग लीजिए, ये सब के सब जो हमारे शास्त्र हैं, इनमें जो बातें कही गई हैं वो विज्ञान है। बिना किसी औषधि के हम स्वस्थ कैसे रहें, क्या यह योग के द्वारा जो हम सीख रहे हैं आजकल विश्व स्तर पर, विश्व योग दिवस आदि मनाते हुए, यह एक विज्ञान नहीं है, विज्ञान ही है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ये कहा संस्कृत में ही वेदों में, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। और वहीं यह भी कहा कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यदि ज्ञान आपके पास बहुत है लेकिन सक्रियता नहीं है आप में, तो वह ज्ञान भार के जैसा होता है। तो ये सारी जो बातें हैं अत्यंत वैज्ञानिक, वो संस्कृत में बताई गई हैं। इसलिए संस्कृत भाषा विज्ञान है। संस्कृत भाषा में बताए गए शास्त्रों में जो ज्ञान है वह वास्तव में विज्ञान है। और दूसरे स्तर से समझना चाहें तो महाभारत में आपने प्रक्षेपास्त्रों की बात देखी है जी। और वो आज तो प्रक्षेपास्त्र हम छोड़ते हैं फिर वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो छोड़ा जाता था, यदि अंत में भी लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते मन हुआ कि हम उसको वापस कर लें, तुरंत आप रोक कर उसे वापस भी ले सकते थे। तो ये भी विज्ञान था। इन सारी शास्त्रीय बातों को लेकर के विदेशों में, नासा में, अनेक जगह प्रयोगशालाओं में अध्ययन हो रहे हैं और तमाम तरह के जो प्रक्षेपास्त्र हैं, विज्ञान की बातें हैं, उन पर लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल। मम नाम रतन चंद्र सर्कारः। मम एको प्रश्नः अस्ति, यूपीएससी CSC इति परीक्षायां व्याकरण विषयं केन प्रकारेण अधिगतं कर्तुं शक्यते? द्वितीय प्रश्नः अस्ति, भाषा शिक्षणे संस्कृत विषयस्य महत्त्वं गुरुत्वं च कथं व्याख्या करणीया? इनका प्रश्न इस रूप में अलग है कि ये पूछ रहे हैं कि भारतीय प्रशासनिक परीक्षा में हम व्याकरण विषय अगर लेते हैं तो वो व्याकरण की तैयारी हम कैसे करें, या व्याकरण कैसे हमारे लिए उपयोगी होगा। व्याकरण, जैसा मैंने आपको बताया, पाणिनि ने लिखा है और पाणिनि का व्याकरण बहुत वैज्ञानिक है। भारतीय प्रशासनिक परीक्षा में संधि है, समास है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, परिवर्तन और वाक्यों में प्रयोग करना, वह सिखाया जाता है, बताया जाता है और विषय के रूप में यहाँ पर है। तो इसके लिए एक ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। अनुवाद चंद्रिका नाम का भी एक ग्रंथ है। बहुत से संस्थाओं में इस प्रकार के ग्रंथों के प्रकाशन हुए हैं जिनमें हम संस्कृत भाषा को समझ सकें, क्योंकि आपको विज्ञान यदि समझना है तो जिस भाषा में वो विज्ञान है उस भाषा को भी समझना होगा। अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम उस विषय को शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखे हुए नहीं समझ सकते हैं जी। ऐसी स्थिति में दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम संधि करते हैं, समास करते हैं। हम कहते हैं कि राजपुरुष आ रहा है। अब राजपुरुष हिंदी में भी आप कहेंगे अयम राजपुरुषः आगच्छति, ये संस्कृत में भी आप कहेंगे। राजपुरुष का मतलब होता है, हिंदी में आप भी समझ सकते हैं, बंगला में, किसी और भी लोक भाषा में कोई पूछे तो समझा जा सकता है, क्योंकि वो शब्द तो यही होगा, राजा का पुरुष, राजा का आदमी आ रहा है। तो
तो राजा का पुरुष ये क्या समास है समझने के लिए आप हिंदी में अगर समझ लें तो राजा का के लिए राजन शब्द के षष्ठी के एक वचन में राज्ञः बनेगा, राज्ञः लिख दीजिए। और पुरुष का प्रथमा के एक वचन में पुरुषः बनेगा, पुरुषः लिख दीजिए। तो राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ये समझा जा सकता है। भाषा भी हमारी बहुत वैज्ञानिक है, भाषा में भी आप जो चाहे वो नहीं बोल सकते हैं, उसमें भी एक अनुशासन है। अगर हम सीखते हैं व्याकरण विषय का समावेश जो संस्कृत विषय को लेने में किया गया है भारतीय प्रशासनिक परीक्षा में, बहुत सोच समझ करके किया गया है। संस्कृत के 1 या 2 लाइन के जो श्लोक होते हैं अगर उनको आप आत्मसात कर लीजिए अपने जीवन में तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। संस्कृत के नीति शतक जो भर्तृहरि ने लिखा है उसमें जो नीति वाक्य हैं, नीति के श्लोक हैं, इनको अगर जान लिया जाए तो प्रशासनिक क्षेत्र में तो बहुत ही सहयोग मिलेगा। और इस दृष्टि से प्रशासनिक परीक्षा में यह विषय लेना बहुत ही उपादेय है। एक सवाल और लेते हैं जी। नमो नमः, अहम ज्योति अस्मि। मम एकः जिज्ञासा वर्तते। यूपीएससी सीएससी इत्यनयोः परीक्षयोः वैकल्पिक विषयं परित्यज्य अपि अन्यस्मिन् कस्मिन्नपि प्रश्नपत्रे संस्कृतम् उपयुक्तं न वेति, अथापि यद्यस्ति तर्हि कथम्। इस छात्रा का प्रश्न यह है कि संस्कृत विषय तो हम लेते हैं और उस विषय को लेकर प्रशासनिक परीक्षा में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन और जो वैकल्पिक पत्र के अलावा अन्य पत्र हैं जो IAS की परीक्षा देने वाले लोग लेते हैं, उसमें संस्कृत का क्या उपयोग है, कुछ है कि नहीं उपयोग। जब हम यह कहते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो अगर अंग्रेजी भाषा भी हो या अंग्रेजी का भी कोई विषय हो जो हम किसी वैकल्पिक पत्र के रूप में ले रहे हैं तो वहाँ पर भी यह भाषा उपयोगी होती है। संस्कृत भाषा का उच्चारण यदि शुद्ध करना आ जाए तो हम और भाषा का भी उच्चारण शुद्ध कर सकते हैं। संस्कृत में जो कुछ बातें दर्शन में, वैज्ञानिक बातें जो विज्ञान में की गई हैं, चाहे आयुर्वेद का विज्ञान हो, चाहे भूगोल का विज्ञान हो, हमारे नक्षत्रों का विज्ञान हो, चाहे समाज का ही विज्ञान क्यों न हो, जहाँ पर चाणक्य ने भारतीय अर्थशास्त्र लिखा, तो राजनीति को समझने के लिए भी सबसे अच्छा उपाय अगर है तो संस्कृत है। संस्कृत का कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। राजनीति भी अगर कोई विषय ले रहे हैं तो उसको भी अगर वास्तव में समझना हो तो आपको संस्कृत के उन ग्रंथों को समझना पड़ेगा। इन संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में विश्व स्तर पर हो चुका है। लेकिन मेरा यह मानना है और मैं अपने प्रशासनिक छात्रों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, यदि वास्तव में किसी विषय का वो ज्ञान करना चाहते हैं तो उसके मूल में जाएं। और ये जितने भी विज्ञान हैं, चाहे वो चिकित्सा का विज्ञान हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, सबका मूल संस्कृत है। और जिन ग्रंथों में मूल रूप में वो संस्कृत है, उस संस्कृत को हमें मूल रूप में पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से अन्य पत्रों के लिए भी संस्कृत की उपयोगिता नकारी नहीं जा सकती है। मेरे दृष्टि से तो संस्कृत हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, न केवल भारतीय को, पूरे विश्व को। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इंग्लैंड आदि देशों में छोटे छोटे बच्चे संस्कृत के, गीता के, वेदों के मंत्र श्लोक बोल रहे हैं। और मात्र इसलिए बोल रहे हैं कि उनका ये मानना है कि अगर हम वो उच्चारण करते हैं तो हमारी मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं उनका विकास होता है, हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है। और उन लोगों ने इस पर रिसर्च करके इस बात को सिद्ध भी कर लिया है कि हाँ, स्मरण शक्ति, यदि एक वेद का पढ़ने वाला भारतीय छात्र है या कहीं का भी छात्र है और एक नहीं पढ़ने वाला है, तो उनमें अंतर देखा जाता है कि जो वेद के मंत्रों को कंठस्थ करता है, उच्चारण करता है, उसकी स्मरण शक्ति अधिक है। ये एक सवाल निष्काम गुलाटी का है। उन्होंने भी CBSE और CSE परीक्षाओं के लिए संस्कृत विषय की तैयारी के बारे में पूछा था कि कैसे की जाए। तो भाई ये तो आपको जानकारी मिल गई, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि चूंकि वो व्यस्त रहते हैं सवेरे 9 से शाम के 6 बजे तक, तो वो चाहते हैं कि कोई उन्हें ऐसा सही पुस्तकों की जानकारी दे दे जिससे इनके लिए कम समय में ये अच्छी सी तैयारी कर सकें। कि हमारी भारतीय सरकार जो है, शिक्षा मंत्रालय जो है जी, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसने बहुत से ऐसे ऑनलाइन कोर्स बनाए हैं जिन पर ये जा करके, उस पोर्टल पर जा करके उस प्रकार के ग्रंथ और वीडियो के रूप में विद्वानों के व्याख्यान सुन सकते हैं। और इसी तरह से पाठशाला है, तो बहुत से इस ढंग के पोर्टल हैं जिस पर ये जा करके अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। गांव की जो महिलाएं हैं, ऐसे गांव में सुदूरवर्ती जो स्कूल में नहीं जा सकती हैं या उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती हैं, वो भी इन पोर्टल के मदद से तैयारी करके प्रशासनिक परीक्षाओं में या कुछ और परीक्षाओं में सफल हो जाती हैं और सफल होकर के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाती हैं। पुस्तकों की जहाँ तक बात है,
परंपरा से भी बहुत सी पुस्तकें संस्कृत सीखने के लिए हैं। जैसे मैंने अनुवाद चंद्रिका, उसका अध्ययन ये कर सकती हैं, बाजार में चौखंबा संस्कृत भवन है, वहाँ मिल जाता है। समास चक्र एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें समास कहाँ पर क्या है, कैसे पहचाने, उसमें लिखा हुआ है। चकार बहुलोद्बंधः सचासु कर्मधारय है, यस्य येषाम बहुब्रीहि शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः। 2 लाइन का श्लोक है। इसमें सारे समास के बारे में बता दिया है कि आप द्वंद्व समास कहाँ है, उसको कैसे पहचाने, तत्पुरुष कहाँ है, कैसे पहचाने, बहुब्रीहि कहाँ है, कैसे पहचाने। तो ऐसे ग्रंथ को लेकर के हमारी परंपरा में तो याद कर लिया जाता था। अमर कोश है, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी भाषा को समझना है तो आपको शब्दकोश चाहिए। तो हमारे यहाँ अमर कोश परंपरा से देखा जाता है, वो श्लोक के रूप में आप याद करके अभ्यास कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी हैं, जो कि पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के और फिलहाल श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और काफी सवाल लिए, बहुत सारी बातें आपने हमसे साझा किए, लेकिन हमें ये भी जानना है कि चेंज चाहते हैं अपनी पढ़ाई या कुछ भी माहौल से कुछ बदलाव चाहते हैं। इसी नोट पर हम आपकी पसंद का एक गीत, पूरब पश्चिम में एक फिल्म थी, गाना था जिसमें भारत का जो महत्व है, भारत ने पूरे विश्व को क्या क्या सिखाया है, ये बताया गया है। तो यदि तद गीतम श्राव्यते चेत अस्माकं कृते प्रसन्नता भविष्यति। निश्चित रूप से। प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। स्वागत है दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं आज के हमारे एक्सपर्ट, जो कि संस्कृत के प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी। और कुछ और सवाल जो हमारे पास हैं उसको हम आपके समक्ष लाएंगे। तो अगला सवाल अब आपके समक्ष। नमस्कारः, मम नाम सुमन कल्याण सामन्तः अस्ति। अहं कलिकाता नगर्यां निवसामि। मम प्रश्नः अस्ति, अस्माकं दैनन्दिनजीवने संस्कृतभाषायाः संस्कृतशास्त्रस्य च का उपयोगिता? आजकल जो गलत अवधारणा है कि संस्कृत एक भाषा है, भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में बहुत से विज्ञान हैं जिनको हम शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र का मतलब होता है शंसनाथ शास्त्रम, शासनाथ शास्त्रम। ऐसा आचार्य शंकराचार्य ने अपने शांकर भाष्य में वेदांत की व्याख्या करते हुए लिखा है। इसमें शासन होता है, हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है इन शास्त्रों में।
अब शास्त्र देखिए, न्याय शास्त्र है जिसको तर्क शास्त्र कहते हैं, जिसमें पदार्थों की चर्चा की गई है, जैसे भौतिक विज्ञान में। वैशेषिक शास्त्र है जिसमें प्रमुख रूप से परमाणु आदि की चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि ये कणाद ने उसको बनाया है कि ये सृष्टि पूरी की पूरी जो है वो परमाणु से बनी है। ऐसे ही शास्त्रों में उपनिषद हैं जिसमें बताया गया कि कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व ब्रह्म है और हम सब के सब ब्रह्म ही हैं। मतलब एक एकता की भावना उस विज्ञान से हमारे अंदर आती है। ज्योतिष है जिससे हमारे भाग्य को समझा जाता है। हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ जो हमारी ग्रह स्थिति होती है उस जन्म के समय की, उसके आधार पर मेरा भविष्य क्या होगा, हमारा भूत क्या था और हम क्या क्या कर सकते हैं, इन संभावनाओं का अनुमान लगा करके हमारा भारतीय जो समाज है वो अपनी एक दिशा का निर्धारण करता है। वास्तु शास्त्र है जिसमें हम अपना घर बनावें, हम कोई शिक्षण संस्थान बनावें, कैसे बनावें, किस दिशा में बनावें, रसोई घर कहाँ हो, शयन कक्ष कहाँ हो, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। व्याकरण की बात मैंने कहा, उसको भी शास्त्र मानते हैं। साहित्य भी एक शास्त्र है जिसमें नाटक, काव्य लिखे गए हैं और उनका पर्याप्त भंडार हमारे यहाँ है। नीति शास्त्र है, भर्तृहरि का नीति शतक है जिसमें हम ये देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसकी शिक्षा दी जाती है। बहुत सी बातें हैं और नीति शतक का ही एक श्लोक है, उसका हिंदी में रूपांतरण। आप समझ लीजिए कि कितना संस्कृत महत्वपूर्ण है कि हिंदी के कवियों ने उन संस्कृत में लिखी हुई बातों को और लोगों को समझाने की दृष्टि से हिंदी में किया। तो हमारे शास्त्रों की भी उपयोगिता प्रशासन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, समाज में सुव्यवस्थित संतुलित रूप में रहने की दृष्टि से बहुत आवश्यक है और केवल भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। कुछ एक सवाल और बाकी है। मम नाम मिंटू दे। मम प्रश्नः भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षायां संस्कृत दर्शन शास्त्र का उपयोगिता। प्रशासनिक परीक्षा में जो पाठ्यक्रम में आप जब देखेंगी तो उसमें मीमांसा है, न्याय है, वेदांत है, ये सारे विषय हैं और ये सारे विषय भी प्रशासनिक परीक्षा में जो रखे गए हैं वो ये सोच समझ करके रखे गए हैं कि इन शास्त्रों की उपयोगिता है। अगर उपयोगिता नहीं होती तो उसको क्यों पढ़ाया जाता है प्रशासनिक परीक्षा में IAS के विद्यार्थियों को? तो उपयोगिता है। इस संदर्भ में चाणक्य की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, तर्क शास्त्र के बारे में, भारतीय तर्क शास्त्र के बारे में, जिनको न्याय शास्त्र भी हम कहते हैं, जिसका निर्माण कणाद ने और महर्षि गौतम ने किया है। उन्होंने कहा है अपने विद्योद्देश प्रकरण में, जहाँ पर कितनी विद्याएं हैं, 18 विद्याएं भी गिनाई गई हैं, तो उन्होंने बताया है कि जो तर्क शास्त्र है वो प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्वकर्मणाम, आश्रय सर्वधर्माणाम से मानवीक्षिकी मता। आन्वीक्षिकी मतलब न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र। यह तर्कशास्त्र सारी विद्याओं का प्रदीप है। उपाय सर्वकर्मणाम, सारे कर्मों का ये उपाय है। आश्रय सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों का यह तर्कशास्त्र जो आधार है, जिसको हम आन्वीक्षिकी कहते हैं। अब जैसे प्रदीप है, ये दीपक जल रहा है इस कमरे में, यदि इस दीपक को न जलावें तो जितने पदार्थ यहाँ पर हैं कुछ दिखेगा नहीं। तो जैसे दीपक प्रकाश करता है, सारे पदार्थों को दिखाता है, वैसे ही तर्कशास्त्र जो भारतीय तर्कशास्त्र संस्कृत में लिखा गया है गौतम का, वो अगर पढ़ ले व्यक्ति, किसी भी संस्कृत का शास्त्र हो चाहे विदेश का शास्त्र हो, हर शास्त्र में वो प्रकाश कर सकता है। क्यों? तर्क है ना। आप कहीं भी कुछ पढ़ने के लिए किसी भी विषय को जाएंगे, उसमें तार्किक विश्लेषण की क्षमता जरूरी होती है और वह तार्किक विश्लेषण आप में कैसे हो, परिस्थितियों को तार्किक ढंग से समीक्षा करके आप कैसे निर्धारण करें कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये तर्कशास्त्र में बताया गया है। एक आखिरी सवाल। मम नाम ज्योति अस्ति। UPSC CSE परीक्षयों संस्कृत साहित्यस्योपयोगिता का वर्तते। इन्होंने ये पूछा है कि संस्कृत साहित्य की क्या उपयोगिता। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत से शास्त्र हैं, तो उसमें साहित्य शास्त्र भी है, जिसमें भरत का नाट्य शास्त्र है और सारी बहुत सी चीजें हैं। जितनी बहुत सी मुद्राएं होती हैं, आप नृत्य वगैरह में देखती हैं, तो तमाम मुद्राओं का क्या अर्थ है, क्या है, और अभिनय करते हैं। साहित्य शास्त्र में जो नाटक है, हमारे यहाँ कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकः तत्रापि श्लोक चतुष्टयम्। तो जितने भी काव्य हैं साहित्य शास्त्र के, उसमें सबसे अच्छा काव्य जो है काव्येषु नाटकम रम्यम। अब एक बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट है, वो है फैक्ट फाइल। तो आइए सुनते हैं फैक्ट फाइल को। फैक्ट फाइल के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी। स्वास्थ्य के लिए भोजन। ये तो तय है कि स्वस्थ भोजन करने से शरीर और दिमाग दोनों के लिए कई सकारात्मक लाभ होते हैं। जब हम अच्छा खाते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं और जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम ज्यादा खुश और ज्यादा उत्पादक लोग बन जाते हैं। ये चक्र तब आपके काम, आपके रिश्तों और आपके समग्र जीवन को सामान्य रूप से प्रभावित करता है। इसलिए
स्वास्थ्यप्रद चीजों को खाने और ऐसा करने के लाभों को प्राप्त करने में ही समझदारी है। एक स्वस्थ आहार कुपोषण के सभी रूपों के साथ साथ गैर संचारी रोगों से बचाने में मदद करता है, जिसमें मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर भी शामिल है। गलत आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी स्वास्थ्य के लिए वैश्विक जोखिम का कारण बन रही है। स्वस्थ आहार प्रथाएं जीवन में जल्दी शुरू होती हैं। स्तनपान स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है और संज्ञानात्मक विकास में सुधार करता है और लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, जैसे कि अधिक वजन या मोटापे के जोखिम को कम करना और जीवन में बाद में NCD विकसित करना। ऊर्जा की खपत यानी कैलोरी ऊर्जा व्यय के साथ संतुलन में होनी चाहिए। वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संतृप्त वसा का सेवन कुल ऊर्जा सेवन के 10% से कम होना चाहिए और ट्रांस वसा का सेवन कुल ऊर्जा सेवन के 1% से कम होना चाहिए। वसा की खपत में संतृप्त वसा और ट्रांस वसा से असंतृप्त वसा में बदलाव के साथ और औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को खत्म करने का लक्ष्य। कुल ऊर्जा सेवन के 10% से कम मुक्त शर्करा का सेवन एक स्वस्थ आहार का हिस्सा है। अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभों के लिए कुल ऊर्जा खपत के 5% से भी कम करने का सुझाव दिया गया है। नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम से कम रखने से उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद मिलती है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री। और अब हम अपने साथियों को फोर्थकमिंग एग्जाम्स के बारे में जानकारी दे दें कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस 2022 की परीक्षा 16, 17, 18, 24 और 25 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू और अकाउंट सर्विस रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन 13 सितंबर को आयोजित करेगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 की कंबाइंड परीक्षा सितंबर 20 और 30 को आयोजित की जाएगी। अंक में भूगोल विषय पर डॉक्टर संघमित्रा शीलाचार्य ने जो आपसे सवाल पूछे थे, उसके विजेता का नाम शिखा दुबे। एक सवाल हमारे श्रोताओं से पूछें जिसका जवाब देने पर उन्हें मिलेगा एक ई-सर्टिफिकेट। संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। इस पर हमने पर्याप्त चर्चा की। हमारे श्रोता उसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए ये बताने कि वो वैज्ञानिक भाषा कैसे है। हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि हमारा अगला अंक होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे और हमें आपके सवाल जल्द से जल्द यानी कि 14 सितंबर तक मिल जाने चाहिए। फोन नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर से अवगत करा दें, वो है 9289094044। आज के हमारे मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दें अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।